मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 या सीटीईटी या आप कह लें कोई भी टेट अदर स्टेट के, तो सारे टेट को हम लेके चल रहे हैं, है ना, क्योंकि सिलेबस सेम है, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो या जितने भी इसके टॉपिक हैं सबका सिलेबस लगभग सेम है ना। और हम लोग फिलहाल इन्वायरमेंट पे हैं, है ना, और इन्वायरमेंट का हम टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 हम लोग कर चुके हैं। और टॉपिक 4 का आज हम लोग भाग 2 देखेंगे, भाग 1 हम लोग भाग 3 देखेंगे, ठीक है। भाग 1 और भाग 2 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वन संसाधन के विषय में, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्स, है ना, वन संसाधन मतलब होता है फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक। तो जो वन संसाधन होते हैं, वन को हरा सोना भी कहते हैं, इसको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन गोल्ड या हरा सोना किसे कहते हैं, तो वनों को ही क्या कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है, ठीक। अब इसकी परिभाषा क्या है देख लीजिए। वन की स्थल पर, स्थल मतलब भूमि पर, प्राकृतिक रूप से स्वतः ही, स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही मतलब अपने आप स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधे, वृक्षों, झाड़ियों के सघन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। बात समझ में आ रही है। स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के सघन आवरण को ही क्या कहा जाता है, वन या प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। किसी देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। मतलब ये एक आदर्श कंडीशन है, मतलब आदर्श जो है स्थिति ये होनी चाहिए कि किसी देश के अगर 33% भाग पर अगर वन है तो वो देश जो है वन आवरण की दृष्टि से वो संपन्न माना जाता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जो वर्तमान में जो भारत के 24.3% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान की कंडीशन क्या है कि जो 15वीं वन रिपोर्ट जो कि 2017 को आई थी, उसके हिसाब से भारत में सिर्फ 24.3% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, ठीक है। और वहीं के वहीं अगर हम लोग कंडीशन देखें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 25.11% भाग पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों की स्थिति देख ली, भारत की भी और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हमने वनों की स्थिति देख ली, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वो है देहरादून में, ठीक है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसके 6 साल बाद इसने रिपोर्ट देना शुरू किया था, ठीक है। ये वन का क्या करता है, सर्वेक्षण करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और 1987 से ये अपनी रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। वन अधिनियम, वन अधिनियम जो है 1927, ठीक है। वन अधिनियम कब बना, 1927 में। फिर हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि भारत की पहली वन नीति, भारत की पहली वन नीति कब बनी थी, भारत की पहली वन नीति बनी थी 1894 में, ठीक है। मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम पे भारत की पहली जो है क्या बनी थी, वन नीति बनी थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी, तो वो 1952 में बनी थी और इसके बाद 1988 में इसमें संशोधन किया गया था, ठीक। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, 1980 में पारित हुआ था, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये वन अधिनियम है 1927 और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण या वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। अगर यहीं पर ये प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका उत्तर होगा मिजोरम, ठीक है। सामान्य अगर पूछ रहा है सामान्य स्थिति में वनावरण तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछ रहा है तो आपका उत्तर होगा मिजोरम, ठीक है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य, किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है वन वृद्धि हो रही है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम जो है हरियाणा, ठीक है। हर तरीके से जो है हरियाणा में बहुत कम वन पाए जाते हैं, ठीक। अब भारत में हम लोग वनस्पति एवं वन देख लेते हैं, ठीक है। भारत में किस किस किस्म की वनस्पतियां और वन पाए जाते हैं और वो किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनका हम डिवाइडेशन हम लोग देख लेते हैं, उनका डिवीजन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनकी विशेषता क्या है
कि ऐसा क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, अब इनको सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? कि सदाबहार वन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो कहना चाहिए कि इनके जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, ये अलग अलग मौसम या अलग अलग ऋतुओं में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण ऐसा देखने पर प्रतीत होता है कि ये वृक्ष, यहाँ के जो वन है वो हमेशा कैसे हरे भरे हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, अलग अलग समय में जो है अपनी पत्तियां गिराते हैं। अगर एक साथ अगर पत्तियां गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पतझड़ वन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग समय में चूंकि ये वृक्ष पत्तियां गिराते हैं इन सदाबहार वनों में, तो इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोड़े गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब आप समझ गए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है। फिर भारत में अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत में पश्चिमी घाट कहाँ देखेंगे आप लोग? जब नक्शे में नीचे आएंगे तो ये वाला जो रीजन है ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट कहलाता है, और इधर वाला जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट जो है काफी कटा पिटा है, क्योंकि सारी जो निकलने वाली जो नदियां हैं, चाहे वो गोदावरी हो, गोदावरी है, या फिर कृष्णा हो, या फिर कावेरी हो, सारी की सारी नदियां जब इधर उतरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसको काटते और छाटते हुए चलते, इसके कारण ये काफी घिस चुका है। ठीक है, पूर्वी घाट। लेकिन पश्चिमी घाट जो है ये अपनी जैव विविधता के कारण जाना जाता है। ठीक है, भाषण में आ रही, अभी बात करेंगे कि जैव विविधता क्या होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, फिर पूर्वोत्तर में भी पाए जाते हैं, फिर जो है ये अंडमान और निकोबार के साथ में लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। लगभग 95% वन जो है वो यहीं पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट 2 भागों में बटा है। ठीक है, इस पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं हम लोग? सहयाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को हम लोग सहयाद्री भी कहते हैं। तो इस सह्याद्री का जो ऊपरी भाग है इसको उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण का जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को 16 वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 16। कौन सा 16? ठीक है, 16 नहीं, 16 सश्रुते का नहीं, सलजम का है ना। तो यहाँ लिखा हुआ 16 वन। उत्तरी सह्याद्री में इन्हें 16 वन भी कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वहां पर क्या ज्यादा होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होता है। तो तापमान ज्यादा होने के कारण वहां पर बारिश भी कैसी होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होने से क्या होंगे? पेड़ पौधों से जो है पानी की मात्रा निकलेगी और वृक्ष कैसे हो जाएंगे? कठोर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वृक्ष कठोर हो जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ज्यादा होती है, और सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है काई को लेकर, मतलब सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कारण यहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई 60 मीटर तक भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत ऊंचे ऊंचे यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब जैव विविधता क्या होती है इसको समझिए। किसी एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों में जो विविधता पाई जाती है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। मतलब एक छोटे से क्षेत्र में कितनी अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं उसे उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैव विविधता क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी तो उसके कारण क्या होंगे? यहाँ पर कई किस्म की क्या होंगी? वनस्पतियां उगेंगी। ठीक है, और जब यहाँ पर किस्म किस्म की वनस्पतियां उगेंगी तो उस पर किस्म किस्म के आश्रित जीव जंतुओं भी पाए जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर जैव विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ के वृक्षों की हाइट हमने बताया कि 60 मीटर तक होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों के बीच में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए। तो इस चक्कर में क्या होते हैं कि पेड़ों की हाइट बढ़ते जाती है, और जब ऊपर से इसको देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये पूरा वृक्ष एकदम बहुत बड़े छाते के समान होता है। ठीक है,
फिर हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यहां बारिश कितनी होगी, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में, मतलब पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तथा हिमालय के जो तराई वाला क्षेत्र होता है, हिमालय का जो निचला क्षेत्र होता है तराई वाला, उस क्षेत्र में भी क्या पाए जाते हैं, आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और साथ ही साथ पूर्व भारत में और दक्षिण भारत में भी जो है ये वन पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य क्षेत्र क्या है इसका, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है, मतलब हमने बताया ना कि यहाँ पे जो है ये कौन सा घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। अब पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान वाला भाग है, तो इस भाग पे क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो है किस किस किस्म की लकड़ियां पाई जाएंगी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में, यहाँ पर पाया जाएगा साल, सागवान, चंदन, सागवान मतलब सागौन, ठीक है। और साल को हम लोग कहते हैं सखुआ, साल को हम लोग क्या कहते हैं, सखुआ भी कहते हैं, सखुआ, सखुआ, ठीक है। इससे जो है रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या बनाए जाते हैं, रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ साल, सागवान, चंदन, सहतूत, महुआ, शीशम और आंवला जैसी जो है यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये रहा। फिर हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मतलब जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, या हम यूं कह लें एक मोटा खिड़की हम लोग ले लें, 50 से 100 सेंटीमीटर का जो वर्षा वाला क्षेत्र होता है, वहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ वर्षा कम होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाएंगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो थोड़ा सा क्या करती हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो अपने आकार में थोड़ा सा परिवर्तित कर लेती हैं और वो काय में बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती है। क्यों, ताकि जल की हानि ना हो, ठीक है। तो ये चीज रही। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर अत्यधिक चराई की समस्या होती है। क्या होती है, यहाँ पर अत्यधिक चराई की समस्या होती है, ये बात रही। पश्चिमी भारत मतलब ये क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, इस टाइप के वन कहाँ पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, एक तो पश्चिमी भारत में या उत्तरी भारत में, या पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहां पर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण कौन है, महुआ है, बबूल है, खैर है, गोंद है, पीपल है, बरगद है, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है, उसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र। वृष्टि छाया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, समझो थोड़ा सा, मान लो ये कोई पर्वत है ना, यहाँ ले लें हम लोग, ये एक पर्वत है ना, और इधर से मान लो बरसात के बादल आ रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा कि इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो जो बरसात के बादल हैं इससे टकरा के क्या कराएंगे, टकरा कर क्या करेंगे, इस तरफ वाले हिस्से में क्या करेंगे, बारिश करेंगे। बारिश करेंगे तो ये वाले क्षेत्र को अच्छी खासी मात्रा में क्या मिल जाएगी, बारिश मिल जाएगी। लेकिन जो इधर वाला क्षेत्र है वो बारिश से महरूम रह जाएगा, उसे बारिश नहीं मिल पाएगी। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा वो कहलाएगा वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये बात रही है ना, इसको मिटा देते हैं। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है। कुछ चीज़ों को समझते भी चलेंगे, है ना, थोड़ा सा ज्योग्राफी वाली चीजें हैं यहाँ पे, तो उसको समझ भी लेंगे। फिर देखें हम लोग कटीले वन तथा झाड़ियां, है ना। तो जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर जो है कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। मतलब जहां भी ऐसी चीजें होंगी वहां पे तो कटीले वन और झाड़ियां पाई जाएंगी, ये बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। पश्चिम भारत में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में ये जो है आपके कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक। तो इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और क्या क्या होते हैं इसमें, कटीले वन तथा झाड़ियों वाले, इसमें बबूल होगा, नागफनी होगा, खैर होगा और कैक्टस होगा, ठीक है। बबूल, नागफनी, खैर और कैक्टस जो है कटीले वन तथा झाड़ी वाले वनों में पाए जाते हैं। और 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से कम सेंटीमीटर जो बारिश जहाँ पे होगी वो कटीले वन झाड़ी वाला जो है वनस्पति क्षेत्र होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे पर्वतीय वन।
अब पर्वतीय वन के विषय में बात ये रही कि जैसे जैसे हम पर्वत में ऊंचाई में बढ़ते हैं तो जलवायविक दशाएं बदलती जाती हैं, चाहे तापमान में अंतर हो, चाहे नमी में अंतर हो, हवा की दिशा में अंतर हो, तो इन सब के कारण जो है जलवायविक दशाएं जो है ऊपर से नीचे जाने पे बदलती जाती हैं। और जलवायविक दिशाएं जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाने पर नीचे से ऊपर जाने पर बदलेंगी तो उसी आधार पर वहां की क्या पाई जाएंगी, वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो कारक है, वो वहां की जलवायु होती है। जलवायु पर ही वहां की सारी चीजें निर्भर करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बात रही। तो ये देख लीजिए, ये है हिमालय। ठीक है, ये है हिमालय। ये हिमालय का जो है पूर्वी हिमालय का पश्चिमी भाग है और ये हिमालय का पूर्वी भाग है। ठीक है, ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। तो हमको किधर देखना है? पूर्वी भाग, क्योंकि पूर्वी भाग में ही जो है बहुत ज्यादा वनस्पतियां पाई जाती हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाई जाती है, वैसे ही कुछ विविधता हमको कहां पर देखने को मिलती है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में भी देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग यहाँ पे अध्ययन करें तो 900 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वी हिमालय की, है ना। तो पूर्वी हिमालय में जो 900 मीटर तक की ऊंचाई के जो वन पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, 900 मीटर की ऊंचाई तक जो है पूर्वी हिमालय में कौन से वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। फिर 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई के बीच में जो पाए जाएंगे वो उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। फिर 1800 से 2500 तक जाएंगे तो हमको समशीतोष्ण वन मिलेंगे। ठीक है, और फिर हम 2500 से 3000 मीटर तक जाएंगे तो हमको शंकुधारी, इसी को कोनिफेरस भी कहते हैं, इसी को टैगा भी कहते हैं, इसी को कोणधारी वन भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं और इनके जो वृक्ष होते हैं वो काफी मुलायम होते हैं। ठीक है, फिर 300 से जो 4800 मीटर तक की ऊंचाई का जो क्षेत्र होगा वहां पर हमको टुंड्रा या अल्पाइन किस्म की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। और जब 48 सेंटीमीटर से ऊपर जाएंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शीर्ष पर क्या जमी रहेगी? बर्फ जमी रहेगी। तो उसके कारण यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान घटता चलता जाएगा। ठीक है, और तापमान एक समय इतना घट जाएगा कि ऊपर चोटियों पर क्या जमी होगी? बर्फ जमी होगी, और बर्फ के कारण वहां भी कोई वनस्पति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये रही बात। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में क्या पाया जाएगा? साल, शीशम, सागवान और बांस। ठीक है, वहां भी हमने वही देखा था। उपोष्ण वनस्पति में ओक, चेस्टनट। ओक और चेस्टनट क्या है? उपोष्ण वनस्पति है, ये उपोष्ण वनस्पति लिखा है। ठीक है, फिर समशीतोष्ण में कौन आ जाएगा? ये देखो समशीतोष्ण लिखा है, तो समशीतोष्ण में ओक, मैपिल, बर्च, एल्डर, मैग्नेलिया, ये इस किस्म की जो है वहां वनस्पतियां मिलेंगी। फिर देखो लिखा है शंकुधारी, कोनिफेरस या टैगा कोणधारी, एक ही चीज है वो। तो शंकुधारी में हमको मिलेगा चीड़, देवदार, स्प्रूस और ये सारी चीजें मिलेंगी। इसकी भी लकड़ियां कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। ठीक है, शंकुधारी वन की जो लकड़ियां होती हैं मुलायम होती हैं। फिर टुंड्रा या अल्पाइन में हम लोग देखें तो यहां पर सिल्वर, फर, जूनिफर, छोटी झाड़ियां, घास, काई, काई को हम लोग शैवाल भी कहते हैं। और यहां पर जो है ग्रीष्म ऋतु में बहुत अच्छी घास उगती है, जिसके कारण यह क्षेत्र एक उत्तम चारागाह के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा वाला? टुंड्रा या अल्पाइन वाला जो क्षेत्र होता है, जिसकी की ऊंचाई कहां से कहां तक है? 3000 मीटर से लेकर 4800 मीटर के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पर टुंड्रा या अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से उसके बाद में हम लोग देख लेंगे ज्वारी वन। ठीक है, ज्वारी वन को अंग्रेजी में कहेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक, तो दलदली भागों में पाए जाते हैं ज्वारी वन। गंगा, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जहां पर नदी का जल जो है समुद्र से मिलता है, वहीं पर वो नदियां अपने साथ में जो अवसाद लेके आती हैं उसको वहां पर छोड़ देती, जिसके कारण वहां पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और डेल्टा कैसा होता है? एक प्रकार का बहुत कीचड़ और एक दलदल से भरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि किस किस्म की वनस्पतियां पाई जाएंगी? हाँ, और दूसरी चीज ये याद रखना कि यहाँ पर जैव विविधता यहाँ भी बहुत ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ भी किस्म किस्म के आपको वनस्पति और जीव जंतु देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सदा हरित
किस्म के हमको या सदाबहार वन हमको मैंग्रोव क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, मतलब दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमको किस किस्म की वनस्पतियां मिलेंगी? सुंदरी, केजुराइना, केवड़ा, बेंदी, इस किस्म की जो है वनस्पतियां हमको कहां पर देखने को मिलेंगी? ज्वारीय वनों में, मतलब डेल्टाई क्षेत्रों में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे सुंदरी, सुंदरी के कारण ही जो है सुंदर वन का डेल्टा, यानी सुंदरी वृक्ष वहां बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण वहां पे उसका नाम ही रख दिया गया सुंदरवन। सुंदरवन कहां पर है? सुंदरवन जो है वो किन दो नदियों के मिलने से बनने वाला डेल्टाई क्षेत्र है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि असम में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये बातें रही। और एक चीज याद रखना, ये जो ज्वारीय वन होते हैं ये मृदा अपरदन या भूमि कटाव को भी काफी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें रही। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आगे का हम लोग कुछ चीजें रह गई हैं जो वन संसाधन के संदर्भ में हमको एक बार मध्य प्रदेश को भी देखना पड़ेगा, तो वो हम लोग कल देख लेंगे। आज हमने भारत के संदर्भ में बहुत सारी चीजों को हमने देख लिया है ना। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए, है ना। ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ में पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि आज आपको पता ही होगा कि पीईबी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया है और आगामी मार्च 2022 में आपकी परीक्षाएं संपन्न होंगी संविदा वर्ग 3 की, और उससे पहले दिसंबर में जो है सीटीटी आपसे एग्जाम लेगा। तो दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में करो, सिलेबस सेम है, एक को आप टारगेट करोगे तो दूसरा अपने आप टारगेट में हो जाएगा, बस, है ना। बस आप पढ़ते चलो, सब हो जाएगा। ठीक है, और आप मुझे प्लीज़ आदेश दीजिए। और उससे भी पहले एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और दादा कमेंट जरूर कर दिया करो यार। जय श्री राम।